तो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के बारे में जो मेन बातें थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके आइडेंटिफाइबल फीचर्स भी हम लोग देख चुके थे। तो कुल मिला के स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर की बातें जो है वो फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो अगला टाइप ऑफ रिसेप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो इसमें ध्यान देना है कि जैसे हमने देखा था, एक बार इमेज फिर से रिविजिट कर लें हम लोग, दिस वन। इसमें हमने देखा था कि स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस में और अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में अगर इसके रिसेप्टर और उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दें तो पॉइंट्स बाद में नोट कर लेंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो है रिसेप्टर है थायराइड हार्मोन का, और इस रिसेप्टर के साथ साथ ये RXR भी लिखा हुआ है। ये इसका मतलब होता है, दिस RXR स्टैंड्स फॉर रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। तो और ये वाला जो इलाका दिख रहा है आपको DNA का, यहां से लेके और यहां तक का, ये जो इलाका है ये है हमारा रिस्पॉन्स एलिमेंट या हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो इस रिस्पॉन्स एलिमेंट से ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो है ये भी जुड़ा हुआ है, जिसको हम सिंपली TR कहते हैं। तो TR अकेले नहीं जुड़ा रहता है, TR अलोंग विद RXR यहाँ पे जुड़ा रहता है, यानी कि ये एक हेटेरोडाइमर के फॉर्म में यहाँ पे अटैच रहता है। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक हेटेरोडाइमर। दोनों अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं और एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, डाइमेराइज हो रहे हैं, तो हेटेरो टाइप के हो गए। तो सपोज ये लिगैंड जो है वो बाउंड नहीं है अभी, ये थायराइड हार्मोन जो है ये अभी जुड़ा नहीं है, उस कंडीशन में भी जो ये थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर होता है वो RXR के साथ मिलके रिस्पॉन्स एलिमेंट से अटैच्ड रहता है। और इस दौरान ये थायराइड रिसेप्टर जो होता है वो को रिप्रेसर प्रोटीन्स को रिक्रूट किए रहता है, यानी इस थायराइड हार्मोन से थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से कोई एक को रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जुड़ी होगी। अब इसका नाम ही को रिप्रेसर है, तो इसका मतलब कि ऐसी अवस्था में, यानी TR प्लस RXR प्लस को रिप्रेसर, ये तीनों मिलके इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक किए रहेंगे, इनहिबिट किए रहेंगे। ये क्या पहली कंडीशन हो गई। जब ये थायराइड हार्मोन का मॉलिक्यूल आया, और चूंकि ये थायराइड जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, तो ये आराम से अंदर आ जाएगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीधे घुस जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होते हुए, और बाइंड करेगा विद दी थायराइड रिसेप्टर। तो ये बाइंड कर गया ब्लैक वाला। जैसे ही ये बाइंड करता है, ये को रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट हो जाती है। तो यहां पे अगर इसका पॉइंट भी छोटा सा लिख दें कि को रिप्रेसर प्रोटीन डिसोसिएट्स as soon as
as soon as thyroid hormone binds to TR यानी कि थायराइड रिसेप्टर, और इसके डिसोसिएट होने के बाद रिक्रूटमेंट होता है को एक्टिवेटर का, यानी ये को एक्टिवेटर अब जाके अटैच हो जाएगा इसी कहीं प्लेस पे जहां से को रिप्रेसर प्रोटीन हटा था। तो ये क्या है, को एक्टिवेटर। ये कब अटैच होता है, अटैचेस टू TR आफ्टर बाइंडिंग ऑफ फिर से हटेगा ये, बाइंडिंग ऑफ थायराइड हार्मोन टू TR। और जैसे ही ये को एक्टिवेटर इससे बाइंड हो जाएगा तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक थायराइड हार्मोन नहीं आ रहा है तब तक ये जीन जो है वो इनहिबिटेड रहेगी, और जैसे ही थायराइड हार्मोन आएगा TR से जुड़ेगा, ये को रिप्रेसर डिटैच हो जाएगा और इसकी जगह ये को एक्टिवेटर आके जुड़ जाएगा और फिर जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर की और थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, तो अगर इसके पॉइंट्स यहाँ पे हम मेंशन कर दें सिंपली, तो सबसे पहली बात यह है कि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी बाउंड टू DNA, और DNA मतलब क्या, इसका जो रेस्पॉन्स एलिमेंट है उसी से ये बाउंड रहता है। तो बाउंड टू DNA इवन इन द एब्सेंस ऑफ इट्स लिगैंड, और लिगैंड क्या है, थायराइड हार्मोन। तो यानी कि थायराइड हार्मोन नहीं भी रहेगा उस कंडीशन में भी ये बाउंड रहेगा। अच्छा, इसके रिस्पांस एलिमेंट की अगर हम बात करें, थायराइड हार्मोन के रिस्पांस यानी कि थायराइड रिस्पांस एलिमेंट, तो थायराइड रिस्पांस एलिमेंट में भी दो हाफ साइट्स होते हैं, जैसे हमने कल स्टेरॉइड में देखा था। तो इट हैज टू हाफ साइट्स, लेकिन ध्यान क्या देना है कि जो थायराइड रिसेप्टर होता है, थायराइड रिसेप्टर, अब शॉर्ट में TR ही उसको लिखेंगे, इट बाइंड्स ओनली टू वन ऑफ द हाफ साइड्स, मतलब किसी एक हाफ साइड से ये बाइंड करेगा। तो दूसरी हाफ साइड से कौन बाइंड करेगा, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर या RXR, यानी कि R लिख देते हैं, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर RXR।
it binds to the other half site। ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ रिस्पॉन्स एलिमेंट की दोनों साइड से या दोनों हाफ साइड से जुड़ जाते हैं तो टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द हेटेरोडाइमर। यानी कि ये पॉइंट अगर यहां पे लिख दें, आफ्टर बाइंडिंग with both half sides of response element, the TR and RXR form a heterodimer। तो हेटेरोडाइमर के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो लेट्स हैव अ लुक ऑन एन इमेज। दिस बहुत छोटा है, लेकिन अगर थोड़ा सा जूम आउट करें इसको, हाँ हो गया मैक्सिमम। अब फिलहाल जिस चीज को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसमें आप सिर्फ इस विशेष डायग्राम पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस वन फॉर द टाइम बीइंग इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं। ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो इट मे बी प्रेजेंट एज मोनोमर होमोडाइमर, लेकिन हम जिस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हेटेरोडाइमर की ही मैकेनिज्म है, तो आपको यही याद रखना है फिलहाल। अब ये वाली स्थिति है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर साफ नजर आ रहा हो, क्योंकि हमको तो नजर आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है दिस वन, ये क्या है? ये है हमारा रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये रिस्पॉन्स एलिमेंट है और इसमें आप देख सकते हैं कि T3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? T3 हमारा लिगैंड है, क्योंकि थायराइड हार्मोन दो फॉर्म में होता है ना, T3 T4। तो T3 है हमारा हाँ लिगैंड, या इसी को हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर को। मेन हमको देखना है रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं AGG TCA, तो ये 6 सीक्वेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी AGG TCA। इसका मतलब क्या हो गया? कंसेंसस यहाँ पे भी है, लेकिन जैसा हमने स्टेरॉइड में देखा था वहां पे डायरेक्शन या ओरिएंटेशन की जब हम बात कर रहे थे तो वो ओरिएंटेशन क्वाइट डिफरेंट था जैसे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन डिफाइन करना चाहें तो बड़ा सिंपल है। क्या है डायरेक्शन? इसकी भी डायरेक्शन इस तरह से है और इसकी भी डायरेक्शन इसी तरह से, जबकि वहां पे हमने देखा था दोनों एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड थे। तो जैसा कि हमने बताया, रिस्पॉन्स एलिमेंट जो होते हैं उनका ओरिएंटेशन भी उनकी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। बीच में ये जो एन 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 लिखे हुए हैं ये भी आप ध्यान दें तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वहां पे कितने थे? 3 थे वहां पे। तो ये भी डिसाइड करता है रिस्पॉन्स एलिमेंट के आइडेंटिटी को। तो ये भी डिफरेंस आ गया। तो कुल मिला के इसी तरह का सेटअप कुछ तैयार हो जाता है। और ये चूंकि लिगैंड बाउंड स्टेट में है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट कर लेगा। तो हेटेरोडाइमर बन गया, ये हमने देख लिया। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो मैकेनिज्म से ही रिलेटेड है। वो क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ ligand, the TR recruits co-repressor protein। को-रिप्रेसर प्रोटीन, और ये को-रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, इट इनहिबिट्स जीन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टीआर और आरएक्सआर दोनों डीएनए से बाउंड स्टेट में है और उस दौरान भी जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनहिबिटेड है। लेकिन जब लिगैंड आ जाता है, यानी कि व्हेन ligand is present and binds to TR, तब क्या होता है, co-repressor protein is removed। और रिमूवल के बाद क्या होगा, उसका डिग्रेडेशन भी हो जाता है। degraded, removed and degraded by proteasome। क्योंकि ये को-रिप्रेसर प्रोटीन जो है इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो प्रोटियासोम इसको डिग्रेड कर देता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है अगला काम, यानी कि एक्टिवेटेड बाय हाँ हाँ, इसको हम किधर लिख दें, इधर लिख दें। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ को-रिप्रेसर, अब ग्रीन सिग्नल दे दें, अ को-एक्टिवेटर प्रोटीन, ए नहीं लिखें क्योंकि कई सारी हो सकती हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक, को-एक्टिवेटर प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड। और ये को-एक्टिवेटर प्रोटीन्स जो है इसकी वजह से क्या होगा, एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग होती है। हाँ, तो ये समझ में आ गई मैकेनिज्म, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल है। तो हमने बात कर ली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, अब हम बात करेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर्स, यानी सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स की, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। और हमने अच्छा खासा डिटेल कवर कर लिया है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का भी। इनफैक्ट सेल सरफेस रिसेप्टर्स में तो हमको एग्जांपल के साथ ही पढ़ना है, जीपीसीआर इज अ टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, तो उसको तो डिटेल में पढ़ना है, चलिए सिलेबस में है। तो सेल सरफेस रिसेप्टर से बेसिकली कौन कौन सी से मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, तो जितने भी हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा नहीं सकते, all hydrophilic signal molecules and some lipophilic signal molecules, ये बाइंड करते हैं, बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। अब सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंडिंग के बाद क्या चेंजेस आते हैं,
ये भी देखने वाली बात है। तो उसको एक पॉइंट में अगर हम यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दें कि आफ्टर बाइंडिंग ऑफ लिगैंड विद रिसेप्टर, अब सब रिसेप्टर जितना कह रहे हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करेंगे। तो आफ्टर बाइंडिंग ऑफ लिगैंड विद रिसेप्टर, small chemical molecules are synthesized और released, एंड और हम कह सकते हैं या तो पहले से बने हुए होंगे या उसी समय सिंथेसाइज हो रहे होंगे और रिलीज हो रहे होंगे, एंड और रिलीज्ड इन द साइटोसोलिक फेस। और ये जो स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं को कहा जाता है, दीज स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंड मैसेंजर्स। क्योंकि ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ये पहला मैसेज लेके आ रहे हैं, तो दे आर फर्स्ट मैसेंजर्स। और ये इनकी बाइंडिंग के रिस्पॉन्स के तौर पे जब रिलीज हो रहे हैं, सिंथेसाइज होकर रिलीज हो रहे हैं या ऑलरेडी सिंथेसाइज हैं और फिर रिलीज हो रहे हैं, देन इट इज दे आर कॉल्ड एज सेकेंड मैसेंजर्स। तो अब ये जो सेकंड मैसेंजर्स हैं इनमें भी वैरायटी हो सकती है। सेकंड मैसेंजर्स में बहुत हमको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि जीपीसीआर में एक या दो एग्जांपल्स हम देखेंगे, अदरवाइज तो सेकंड मैसेंजर के बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साइक्लिक एएमपी मोस्ट कॉमन है, कैल्शियम है, उसके बाद डैग है, डाई एसिल ग्लिसरॉल, IP3 है, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे इनोसिटॉल फॉस्फेट 3 या इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट। तो ये सारे सेकंड मैसेंजर्स के एग्जांपल है, कई बार पूछ लेता है एग्जांपल। तो इसमें भी अलग अलग कहानी है। अब जैसे कि मान लीजिए इन दोनों की बात करें, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम की, तो ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड डिफ्यूज इन द साइटोसॉल। जबकि ये जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल एंड डिफ्यूज इन द प्लेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही प्लेन में इधर से उधर डिफ्यूज होके जाते रहेंगे, जहां जाना होगा अगल बगल के जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है या मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स है उनके पास ये जाएंगे। दैट डिपेंड्स कि किस तरह की सिग्नलिंग हो रही है। तो ये सेकेंड मैसेंजर्स हो गया। हमको बेसिकली साइक्लिक एएमपी वाला पढ़ना है क्योंकि जीपीसीआर में साइक्लिक एएमपी ही मोस्टली सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। बाकी कैल्शियम, डैग, IP3 ये वाला फिलहाल सिलेबस में नहीं है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। बाकी बाद में तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे, कैल्शियम, कालमेडोलिन, डैग, IP3 सब कुछ पढ़ेंगे, रास मैप, काइनेज, बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना ही कवर अप करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड मैसेंजर। अब हमको देखना है कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो कितनी क्लासेस में डिवाइडेड हैं, यानी हाउ मेनी क्लासेस ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर देयर। 3 क्लासेस हैं, तो यहां पे हम लिख दें अगर क्लासेस ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो जो सबसे पहली क्लास है ऐसे लिख देते हैं, वो होती है जीपीसीआर की, जो हमको पढ़ना ही है, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जो सेकंड क्लास होती है वो होती है आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स, जिनको और किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसमीटर गेटेड आयन
चैनल्स, या इनको हम कहते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। और तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स का, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जिनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब ये 3 क्लासेस हो गई। तो इसमें सबसे एक एक इन द सेंस कि एक ही पढ़ना है, पहला वाला फिलहाल, तो उसी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज GPCR, और इसी के साथ हम लोग जी प्रोटीन की भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है GPCR में, कि दे आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। जितने भी 3 क्लासेस हैं उसमें सबसे बड़ी क्लास या सबसे बड़ी फैमिली यही है GPCR की। और ये जो GPCR हैं ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक इंटरमीडिएट ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स के माध्यम से, जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। तो इस पॉइंट को मेंशन कर दें, अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दे ट्रांसमिट सिग्नल्स टू इंट्रासेल्युलर टारगेट्स। भाई सिग्नल जहां पहुंचना है जिस टारगेट पे, वो सेल के अंदर ही है। तो दे ट्रांसमिट सिग्नल्स टू इंट्रासेल्युलर टारगेट वाया ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज हम लोग समझ लें। और एक चीज और यहाँ पे एक पॉइंट इलाबोरेट क्या सिंपल पॉइंट है, ये समझ लें कि ये जो GPCR होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स में। तो इसका मतलब यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। और हमने अभी बताया आपको कि लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं। तो दे इंक्लूड receptors for many neurotransmitters, hormones, और यहां तक कि अगर स्टिमुलाई के बेस पे हम जिक्र करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स, हार्मोन्स के रिसेप्टर्स, स्मेल के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, लाइट के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू दिस GPCR फैमिली। अब स्मेल के लिए जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो आके बाइंड करेंगे इन रिसेप्टर से, लाइट के लिए जो फोटॉन्स हैं वो आके बाइंड करेंगे, टेस्ट के लिए भी जो टेस्ट मॉलिक्यूल्स फूड में प्रेजेंट होते हैं वो आके GPCR से बाइंड करेंगे। तो इतनी वैरायटी है इन GPCRs की, इसीलिए दे कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इतनी वैरायटी होने के बाद भी all GPCRs have a common structure,
कैसे मेडिएट करते हैं, ये इतनी वैरायटी को कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये भी एक विषय है जिसको हम लोग डील करेंगे। अब अगर हम लोग, बल्कि इसको हम लोग हटा ही दें, इस पॉइंट को हम पिछले पेज पे ही छोटा सा लिख दें कहीं, तो अगला पूरा पेज मिल जाएगा हमको। All GPCRs have a common structure. Now let's have a look on the image. पता नहीं इससे बड़ा होगा कि नहीं, हाँ हो गया। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इनके, थोड़ा सा और बारीक कर दें, इनके शेप या इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड है। देख रहे हो, ट्रांसमेम्ब्रेन है और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इधर से उधर घूम रही है। और कितनी बार ये पास कर रही है मेम्ब्रेन को? 7 बार। तो इसका मतलब मल्टी पास नेचर का है, 7 बार पास करता है, इसीलिए इसको सर्पेंटीन रिसेप्टर भी या सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये है क्या, व्हाट इज दिस? ये है हमारा GPCR। ये है, ये बना होता है इकलौते इस सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है मल्टी पास, या इसको हम सिंपली कह देते हैं 7 पास। इसी वजह से इसको हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये यहां पे इमेज को इलेबोरेट करके दिखाया गया है। ध्यान क्या रखना है इसमें कि इसका जो सी टर्मिनल है वो साइटोसॉल की तरफ है, ये तो आप इमेज देख के ही समझेंगे। तो सी टर्मिनल इज टुवर्ड साइटोसॉल। ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, नजर आ रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ, फिर ठीक है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या है शुरुआत में कि ये जो GPCR है ये इनएक्टिव फॉर्म में सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, और साइटोसॉल की साइड में ये जो GPCR है ये अटैच्ड रहता है विथ दिस ट्राइमेरिक प्रोटीन, जिसको हम जी प्रोटीन कह रहे हैं। ट्राइमेरिक इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसमें अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट्स हैं, और बल्कि तीनों अलग अलग सब यूनिट्स हैं। हेटेरो ट्राइमेरिक हो गया, ये एक चीज हो गई। इसमें अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट ये दोनों मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड भी रहती हैं। तो ये अल्फा सब यूनिट मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड है और GPCR से भी अटैच्ड है। गामा सब यूनिट सिर्फ मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। बीटा सब यूनिट का ज्यादा पोर्शन जो है वो गामा से अटैच्ड है और कुछ पोर्शन अल्फा से भी अटैच्ड है, यानी कि बीटा सब यूनिट कहीं भी मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। जब ये रिसेप्टर इनएक्टिव स्टेट में रहता है तो उस दौरान अल्फा सब यूनिट जो होती है वो GDP बाउंड स्टेट में होती है, क्योंकि
बेसिकली ये जो अल्फा सब यूनिट है इसकी, ये एक तरीके की जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है। मतलब क्या कि ये जीडीपी बाउंड स्टेट में रह सकती है या जीटीपी बाउंड स्टेट में रह सकती है, और जब ये जीटीपी बाउंड स्टेट में रहती है तो ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज भी कर सकती है और करती ही है, इसीलिए ये जीटीपीएस की तरह एक्ट करती है। और जैसे ही ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करती है, ये फिर से जीडीपी से बाउंड हो जाती है। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको अगर ये पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि ये इनएक्टिव जी प्रोटीन बेसिकली है क्या, दे आर जीटीपीएस स्विच प्रोटीन्स। प्रोटीन सौ क्यों लिखें, एस ओनली प्रोटीन एक की बात कर रहे हैं। अब देखो अब क्या हुआ, अगले स्टेप में बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल इंड्यूसेस ए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर। ये सिग्नल मॉलिक्यूल आया, ये अपने रिसेप्टर से जीपीसीआर से बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड करेगा ये रिसेप्टर एक्टिव हो गया, इससे इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आया रिसेप्टर में, और जब कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो ये अल्फा सब यूनिट जो है वो अलग हो जाती है जीपीसीआर से, और अल्फा सब यूनिट के अलग होने के साथ साथ इट ऑल्सो इंड्यूसेस और ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ दिस जीडीपी फ्रॉम अल्फा। तो अल्फा से जीडीपी निकल गया, अब जीडीपी की जगह बच गई तो वहां पे जीटीपी आके जुड़ गया, और आप यहां पे देख सकते हैं अब अल्फा से जीटीपी अटैच्ड है। और जब जीटीपी एसोसिएट होता है अल्फा से तो दिस अल्फा ऑल्सो गेट्स डिटैच्ड विद द बीटा एंड गामा। तो अब ये एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट हो गई, और जब बीटा और गामा भी अल्फा से डिसोसिएट हो गए तो ये एक्टिवेटेड बीटा गामा कॉम्प्लेक्स बना दिए। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल जहां पे ये मौजूद हैं, ये एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट कुछ दूसरा इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, एंड दिस बीटा गामा विल जनरेट अनदर इफेक्टर रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा वो हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल्स में देखेंगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक जनरल आउटलाइन है, एक जनरल मैकेनिज्म है। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कुछ नहीं, मेनली आपको क्या याद रखना है कि जीपीसीआर, इस जीपीसीआर नाम ही है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी जी प्रोटीन से जुड़ा हुआ रिसेप्टर ये बाइंड रहेगा। जी प्रोटीन एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो है जीपीसीआर और मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, गामा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, बीटा से अटैच रहता है। इनएक्टिव स्टेट में अल्फा जीडीपी से बाइंड रहता है। जब सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर से जुड़ेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, अल्फा डिटैच होगा और साइमल्टेनियसली अल्फा से जीडीपी निकलेगा। जीडीपी निकलेगा, जगह बनी, जीटीपी आके जुड़ गया। जीटीपी के जुड़ते ही अल्फा सब यूनिट बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगी। अब ये एक्टिव अल्फा हो गई, ये एक्टिव बीटा गामा हो गया। ये अपना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है सेल टाइप में जनरेट करेंगे। तो अगर इसके पॉइंट्स को हम नोट करें तो साथ ही में रिवीजन भी होता चलेगा आप लोगों को कि जीपीसीआर ये क्या होते हैं, दे आर लिंक्ड टू ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं? बताओ जी प्रोटीन का मतलब क्या है? GTP bound state. हाँ और क्या, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, सिंपली इसीलिए शॉर्ट में जी प्रोटीन कह देते, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। तो अब ये जी प्रोटीन जो होते हैं
जी प्रोटीन्स, ये क्या है? दे आर जीटीपीएज स्विच प्रोटीन्स। स्विच प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टर्न्ड ऑन कब होते हैं ये? जब ये जीटीपी से बाउंड होते हैं, व्हेन बाउंड टू जीटीपी, और टर्न्ड ऑफ व्हेन बाउंड टू जीडीपी। इसीलिए स्विच प्रोटीन्स हैं। ऑन करना है तो जीटीपी से जोड़ दीजिए, ऑफ करना है तो जीडीपी से जोड़ दीजिए, काम खत्म। और इन जी प्रोटीन्स की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? लोकेटेड टुवर्ड्स साइटोसोलिक फेस। अच्छा, अब ये बताओ कि ये इमेज से समझ नहीं आ जाएगा? सारे स्टेप्स लिखना जरूरी है। की पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे अल्फा सब यूनिट जो है वो किससे एंकर्ड होती है? पतला कर दें इसको। अल्फा सब यूनिट, इट इज एंकर्ड टू लिपिड लेयर, यानी लिपिड लेयर से ये अल्फा सब यूनिट जुड़ी रहती है। और कैसे? कोवैलेंटली, यानी कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। इसी तरह जो गामा है ये भी जुड़ा रहता है एंकर्ड टू लिपिड लेयर, और ये भी कोवैलेंटली ही जुड़ा रहता है। तो एक चीज ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर कुछ इसमें स्पेसिफिक हम बात करें, एक्टिविटी हमने आपको बता दी। हाँ, अल्फा सब यूनिट में एक पॉइंट अगर हम और यहाँ पे ऐड करें, लेट्स सी, ब्लैक कलर से ऐड कर देते हैं। अल्फा सब यूनिट का एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्या है कि इट हैज इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी। तो उससे होता क्या है कि टाइमिंग जो है रिस्पॉन्स की वो सेट हो करने में ये अल्फा सब यूनिट बहुत हेल्प करती है। कैसे? अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है इसकी वजह से होता ये है कि अल्फा सब यूनिट हाइड्रोलाइजेस जीटीपी as soon as it binds। मतलब क्या हुआ कि अभी तो इनएक्टिव स्टेट में है, जब सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो आया तो उसकी वजह से अल्फा सब यूनिट से जीटीपी अटैच हो गया, और जीटीपी अटैच होने के बहुत ही कम समय बाद ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिस्पॉन्स है एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट का वो बहुत देर तक नहीं रहेगा, थोड़ी समय के लिए ही रहेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। अगर बहुत लंबा रिस्पांस, क्योंकि वैसे ही अभी आप आगे देखेंगे, बताएंगे हम कि एक लिगैंड मॉलिक्यूल यहां रिसेप्टर से जुड़ता है तो उससे हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर जनरेट हो जाते हैं विद इन स्पैन ऑफ मिली सेकेंड से, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर
ये बहुत देर तक एक्टिवेट रह गया तो लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएंगे सेल के अंदर, और सेल जो है वो पागल हो जाएगी कितने मॉलिक्यूल्स का करें क्या। तो इसीलिए तुरंत एक्टिवेट हुआ, तुरंत वो कैटालिसिस अंदर बाहर आगे की तरफ परफॉर्म हुई और तुरंत ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा ताकि अब काम खत्म। अब जब अगला सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच होगा तब फिर से ये एक्टिविटी सब चालू होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका जो इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी है अल्फा सब यूनिट की। तो अल्फा सब यूनिट हाइड्रोलाइजेस जीटीपी एज सून एज इट बाइंड्स, और इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि इट इट रिजल्ट्स, हाँ इट रिजल्ट्स इन सिग्नल टर्मिनेशन विद इन ए शॉर्ट टाइम। और ये बहुत जरूरी स्टेप है, सिग्नल का टर्मिनेशन कम समय में ही हो जाना चाहिए। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो सिग्नल टर्मिनेशन हो रहा है इसको और जल्दी करने के लिए और कम समय में ही सिग्नल को टर्मिनेट करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, किधर, इधर ही कर देते हैं यहाँ पे, कि आरजीएस, आरजीएस का मतलब है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। आरजीएस क्या होती है, ये भी एक प्रोटीन होती है। तो आरजीएस प्रोटीन accelerates the GTP hydrolysis by alpha subunit। समझ रहे हैं? वैसे तो ये कर ही रहा है जीटीपी के हाइड्रोलिसिस, लेकिन आरजीएस प्रोटीन जो है वो उसको और जल्दी कराती है जीटीपी के हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आरजीएस प्रोटीन है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, यानी 10 आरजीएस प्रोटीन acts as alpha subunit specific GTPase activating proteins। बड़ा लंबा नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, GAP या गैप्स, यानी जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स। जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, भाई अल्फा सब यूनिट क्या है, जीटीपीएज है। इसको और ज्यादा एक्टिवेट कौन कर रहा है, आरजीएस। तो आरजीएस प्रोटीन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ गैप, क्योंकि गैप जो होते हैं वो जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स होते हैं, और उसमें एक एग्जांपल जो है वो आरजीएस। यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे एग्जांपल्स इसके होते हैं। एक पॉइंट यहाँ, हाँ जी सर जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये वापस से जैसे पहले था इनएक्टिव फॉर्म में जीपीसीआर से बाइंड, उसी से तो बाइंड होने की बात हो रही है। एग्जैक्टली exactly। जैसे ही जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी इस जीटीपी की जगह जो है वो जीडीपी ले लेगा, और जैसे ही ये जीडीपी से एसोसिएट होगा ये सब यूनिट जुड़ेगी और वापस से ये स्ट्रक्चर जो है वो, यानी कि इस स्टेप से फिर ये आगे ऐसे घूम के यहाँ पे इसी इनएक्टिव रिसेप्टर के स्टेट में आ जाएगा। ठीक है,
जीटीपी बाउंड स्टेट में ये कंडीशन है, और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस जैसे ही हुई, अल्फा सब यूनिट से अब जीडीपी अटैच हो जाएगा, और उस दौरान फिर से सब कुछ पहले जैसा तैयार हो जाएगा। एक पॉइंट आपको और क्या जानना है, वो है कि ये जो जीपीसीआरस होते हैं, ये बेसिकली किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। जीपीसीआर यहीं पे पॉइंट लिख देते, खैर कोई बात नहीं, यहां भी लिख सकते हैं। जीपीसीआर, इट एक्ट्स एज जीईएफ। जीईएफ क्या होता है, पढ़ाए हैं, भूल गए तुम लोग। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, याद आया। यस सर, कॉप 1 और कॉप 2। यस, तो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और कैसे है ये, यहां पे देख के आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये। जैसे ही ये सिग्नल से बाइंड कर रहा है, अल्फा सब यूनिट के जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस कराने में असिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड या जीडीपी जीटीपी को एक्सचेंज कराने में असिस्ट कर रहा है। इसीलिए जीपीसीआरस जो होते हैं वो जीईएफ की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। कोई हाँ, कोई कंफ्यूजन हो बता दे। देखो इसी इमेज में हम सब कुछ सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दिए हैं, सब मेंशन कर दिए हैं। तो इसको अच्छे से किसी पेज पे बना के और लिखना, पूरे रजिस्टर का 2 पेज लेके। तो इतनी बातें हो गई, इसके स्टेप्स और स्पेसिफिकेशंस जो है वो क्लियर हो गए। अब हमको क्या जानना है, हमको जानना है, एक इमेज है उसको बस शेयर कर दें आपसे, अगर वो हमने सेव किया है तो। दिख नहीं रहा है। रेगुलेशन ऑफ मोनोमेरिक टीटीपीएस, ये तो कुछ आया ही नहीं यार, इसमें तो ब्लैंक है। छोड़ो, कोई बहुत ऐसा खास नहीं था। हाँ, लास्ट में एक पॉइंट आपको ये बताना है कि जो अल्फा सब यूनिट होती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट सब यूनिट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी अल्फा सब यूनिट जो है, ये क्या चीज डिफाइन करती है, इट डिफाइंस द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ जी प्रोटीन। यानी कि जी प्रोटीन का नाम क्या है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। तो वो जीटीपी एक्चुअली में बाइंड किससे करता है, अल्फा सब यूनिट से। तो ये जी प्रोटीन की बेसिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। और सिर्फ यही नहीं कि जीटीपी बाइंड करता है इससे, इसलिए अल्फा सब यूनिट में ही सबसे ज्यादा वेरिएशन भी होता है। तो आप जानिए कि लगभग अबाउट 20 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अल्फा सब यूनिट्स, अबाउट 20 डिस्टिंक्ट टाइप्स अल्फा सब यूनिट के बारे में ही लिख रहे हैं, आर प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट तो पता नहीं कितने होंगे, आर नहीं, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन मैमल्स। अभी तक इतने टाइप के अल्फा सब यूनिट्स के बारे में पता चला है, और भी बहुत होंगे, बहुत खोजे जाने की जरूरत है। तो ये जो अलग अलग टाइप के अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से
अलग अलग तरीके का रिस्पांस जनरेट होता है सेल के अंदर। और हमने आपको जो पॉइंट बताया था, ये वाला कहाँ लिखे थे, छोटा सा लिखे थे कि ऑल जीपीसीआर्स हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर। रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कॉमन होने के बाद भी इतनी वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल से ये बाइंड करके और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पांस जनरेट करते हैं, तो ये काबिलियत कौन अचीव कराता है? दिस अल्फा सब यूनिट। रिसेप्टर सेम है बट टाइप ऑफ अल्फा सब यूनिट डिफर कर रही है, और उसी की वजह से टाइप ऑफ रिस्पांस भी डिफर करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब टाइप्स ऑफ अल्फा सब यूनिट में ये जो 20 टाइप के हमने आपको बताया, ये 4 अलग अलग क्लासेस में लाई करते हैं। तो उसके बारे में बुक में एक वो दिया हुआ है टेबल क्लास, यानी टेबल 3.17, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसको यहाँ लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द टेबल। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जो एग्जाम्पल है, जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ये जीपीसीआर सिग्नलिंग का, वो हम लोग कल देखेंगे, और कल ऑलमोस्ट ये सेल सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाएगा।